आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। या कह सकते हैं कि आज हम लोग पहली क्लास को जो है वो शुरू करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ख़ास और बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे यूपी के हवाले से, यूपी के हवाले से और असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से और भी दिगेर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उर्दू के, चाहे हम लोग बात करें DSSB के, तो सभी के लिए आज का जो सेशन है वो बहुत ख़ास और बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे उर्दू की तारीख़ के हवाले से। बहुत दिन से बच्चे कमेंट्स में कर रहे थे सर आप जो है वो एक क्लास लीजिए जो हमारी शुरू से क्लासेस हों और हमें जो है वो उसका फ़ायदा हो सके और हमारे एग्ज़ाम में जो है वो बहुत कारआमद साबित हो। तो आप लोगों की रिकमेंडेशन पे आज से जो है वो एक हमारी सीरीज़ चलेगी जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वो आप लोग यूट्यूब पे जो है उसे देख पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसकी तारीख़ का जो है वो पता होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें उर्दू की तारीख़ के हवाले से, उर्दू की तारीख़ राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी सी हमारी ख़राब रहती है। ऐसे बच्चे जो हैं वो शिकायत करते हैं, लेकिन अब उसे दुरुस्त करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक से समझ में आए और उसके साथ साथ जो है वो आपको तहरीर भी समझ में आए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उर्दू की मुख्तसर तारीख़। ये हम लोग कह सकते हैं इसी का ही दूसरा नाम होता है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। यह भी आप लोग लिख लीजिएगा, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, मुख्तसर तारीख़। ठीक है, तो आज का हमारा ये मौजू है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ या उर्दू की तारीख़। क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है। तो अगर हम लोग इसके नाम पे पहले गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये हिंद आर्याई तारीख़ जो है वो कैसे पढ़ा और उसका नाम जो है वो कैसे हमारे सामने वजूद में आया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिंद आर्याई की तारीख़, ये हमें जो है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है हिंद आर्याई की तारीख़। इसे हम लोग उर्दू की तारीख़ के हवाले से भी जानते हैं और उर्दू का आगाज़ और इर्तिका भी जो है वो यहीं से जो है वो हमारा शुरू होता है। अब हिंद आर्याई की तारीख़ को सबसे पहले हमें देखना पड़ता है तारीख़। तारीख़ का मतलब होता है हिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, इतिहास। ठीक, इति प्लस हास, ठीक है, इससे मिलकर बनता है इतिहास। किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका इतिहास का जानना कि आखिर इतिहास आखिर है क्या। क्योंकि इतिहास के लिए जो हमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इतिहास के लिए हमें चाहिए होते हैं नमूने यानी कि प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि एविडेंस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इतिहास की और ख़ास तौर पे इतिहास के हवाले से बात करें तो उर्दू के इतिहास की, तो उसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो तकरीबन कम मिलते हैं, 1500 कबल मसीह के आसपास जो है मिलते हैं। यानी कि हिंद आर्याई की जो तारीख़ है उसका जो दौर शुरू होता है वो दौर शुरू होता है तकरीबन 1500 कबल मसीह। अब ये बात ऐसे नहीं कि किसी ने भी जो है वो इसे ऐसे ही कह दिया हो, इसके पीछे जो है वो हमें प्रमाण चाहिए होते हैं, साक्ष्य चाहिए होते हैं। और इस बात का सबूत हमें उर्दू की एक किताब है जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ठीक है, ये किताब है, इससे आपको जो है वो याद रहेगा, आपको जो है वो इससे समझ में आएगा कि उर्दू की तारीख़ का हवाला हमें जो है वो किस किताब से देना होता है। तो सबसे पहले और मशहूर किताब यही है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। कब शाये हुई है तो आप लोग बता सकते हैं 1948 में, और इसके मुसन्निफ़ का नाम भी आप लोग बता सकते हैं मसूद हुसैन ख़ां। ये जो है वो नाम याद रख लीजिएगा, मसूद हुसैन ख़ां। इनकी किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। 1948 में ये शाये हुई। कहाँ से शाये हुई आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, ये दिल्ली से जो है वो शाये हुई है। तो इस तरीके से ये हमारे पास साक्ष्य है इस बात का कि उर्दू की तारीख़ जो है वो 1500 कबल मसीह से जो है वो की जाती है, या वहाँ से जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे पास प्रमाण पत्र हैं यानी कि नमूने हैं वो जो है वो पढ़े नहीं गए हैं।
उसके पीछे भी क्या रीज़न है आप लोग जान सकते हैं। अगर हम लोग इतिहास की बात करें, अपना जो हमारा इतिहास है, इतिहास को जो है वो 3 इदवार में जो है वो तकसीम किया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके भी आएगा तो आप लोग जीके से भी रिलेट कर सकते हैं, जीएस वाला पोर्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले आपके पास प्राचीन इतिहास, उसके बाद आता है मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद आता है आपके पास आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल। तो अगर हम लोग इसी में बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में भी जो है वो 3 तरह के इतिहास जो है वो आते हैं। ठीक, कैसे इतिहास आते हैं आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान से कभी इतिहास को पढ़ा होगा तो उसमें पूछा जाता है कि आपके पास जो इतिहास है वो कैसा है। एक होता है हमारे पास ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक काल, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास इतिहास, जो असल में हमारे पास क्या है? इतिहास है। जो ये इतिहास है इसी को हमने क्या माना है? जो हमारे पास क्या है? प्रमाण है, यानी कि जो हमारे पास पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के क्या है? एविडेंस है, उसे हम लोग क्या मानते हैं? इतिहास मानते हैं। अब ये एविडेंस का इब्तिदा कहाँ से होता है? जो अगर हम लोग बात करें तो अब से पहले जो है वो हम लोग इतिहास का जो आगाज़ मानते थे, पूरे इतिहास का, वो मानते थे वैदिक सभ्यता से। कहाँ से मानते थे? वैदिक सभ्यता से। और वैदिक सभ्यता का आगाज़ कब से होता है? 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, इतिहास जो हमारे मुल्क का शुरू होता है वो वैदिक सभ्यता से शुरू होता है, 1500 ईसा पूर्व से जो है वो मानते हैं। ये बहुत सारे माहिरीन ने माना है, लेकिन बार बार क्या होती है? रिसर्च होती है, बार बार जो है वो उस पर तहकीक की जाती है, और जब रिसर्च होती है, खोज होती है, तो नए नए नमूने जो हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो वैदिक सभ्यता से पहले भी एक और सभ्यता का हमें क्या पता चलता है? प्रमाण पता चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इसका आगाज़ शुरू होता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये क्या है? सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड है। और सिंधु सभ्यता के 2 शहर हैं, जिसे हम लोग हड़प्पा, और हड़प्पा के साथ नाम जानते हैं मोहनजोदड़ो का। ठीक है, जिसमें से 2 नाम याद रख लीजिएगा। एक नाम है राखलदास बैनर्जी, और दूसरे हैं राम दया साहनी। ठीक है, इन 2 लोगों ने जो है वो क्या की थी? इनकी खोज की थी तकरीबन 1920 या 1921 और 1922 के आसपास। ठीक, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है वो तकरीबन 5000 साल पुराना है। 2500 ईसा पूर्व यहाँ है, और हम लोग अभी जो है वो 2026 में चल रहे हैं। लेकिन ये जो खोज है, इसमें जो चीज़ें हमें पता चली उसके बारे में जो है वो अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें हम लोग जो है वो नहीं समझ पाए हैं। तो जो चीज़ हम लोग समझ पाए हैं वो हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1500 ईसा पूर्व से जो है वो शुरू होता है, और यहीं से जो है वो वैदिक सभ्यता का आगाज़ होता है। और वैदिक सभ्यता के जो नमूने हैं, सबसे पहले जिन्हें हम लोग सोर्सेस कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं स्रोत, ये हमें मिलते हैं कहाँ? वेदों में, पुराण में, इसके अलावा उपनिषद, और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, उसका आगाज़ कब होता है? उसका आगाज़ होता है तकरीबन 1500 ईसा पूर्व। यह हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग उर्दू में बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं कब्ल मसीह। ईसा पूर्व को उर्दू में कहते हैं कब्ल मसीह। कब्ल मसीह का मतलब होता है ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का वक्त। काफ और मीम, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है वो उसे काफ और मीम लगा देते हैं। तो ये इतिहास के हवाले से हमें पता चलता है कि उर्दू का जो आगाज़ है वो 1500 कब्ल मसीह से होता है, और जो नॉर्मल इतिहास है, जो एक्चुअल में इतिहास है, जिसे हम लोग हिंदी में, हिस्ट्री में या इंग्लिश में पढ़ते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, तो उसका भी यही हमें पता चलता है कि वैदिक सभ्यता ही क्या है? हमारी पहली सभ्यता है। लेकिन जब उस पर रिसर्च की गई तो हमें पता चला वैदिक सभ्यता पहली सभ्यता नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी सभ्यता गुजरी हैं, जिसमें से सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता आती है। लेकिन उनके जो एविडेंस है वो हमें जो है वो अभी तक नहीं पढ़ने को मिले हैं। तो ये हुई हिस्ट्री की बात। आप लोग उसे जो हिस्ट्री क्लास में देख सकते हैं।
यहाँ बात कर रहे थे हम लोग उर्दू के हवाले से। तो उर्दू का जो आगाज़ है वो 1500 कबल मसीह जो है वो माना जाता है। और ये बात किसने कही है? मसूद हुसैन खान ने कही है, अपनी किताब में कही है, जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, 1948 में शाये हुई। एक सवाल और आता है कि मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू का इंतसाब का मतलब होता है डेडिकेट किसे की गई है। एग्ज़ाम में सवाल आया हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं। इसका जो इंतसाब है वो उन्होंने अपने उस्ताद आल अहमद सुरूर के नाम जो है वो किया है। ठीक, याद रख लीजिएगा। यानी कि जो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू पे जो नाम लिखा है, आपने अगर कोई किताब पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये किताब मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूँ, या ये किताब जो है मैं उस इंसान के नाम लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खान ने किसके नाम लिखी है? आल अहमद सुरूर के। और उसी किताब में बताया है कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद 1500 कबल मसीह है, या 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। पूरा कौल यही है कि हिंद आर्याई का आगमन या हिंदुस्तान में आर्यों की आमद 1500 कबल मसीह तक जो है वो मुकर्रर की जा सकती है। ये कौल कई बार एग्ज़ाम में आया है, आप लोग इसे जो है वो नोट करके लिख लीजिएगा कि हिंद में आर्यों की आमद 1500 कबल मसीह तक मुकर्रर की जा सकती है। ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, PDF फॉर्मेट में हमारी ये वेबसाइट है, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, chalkandduster.in। ठीक है, या फिर आप लोग हमारे ऐप जिसका नाम है शबरोज़ एकेडमी, इस ऐप पे भी जाके जो है वो आपको जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको जो है वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जो है वो ये PDF को ले सकते हैं, वहीं पर भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हिंद आर्याई की जो तारीख है वो 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। और किसने की है? तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, ये भी बात की है मसूद हुसैन खान है। अब ये बात आती है हिंद आर्यों की आमद। तो हिंद आर्यों की आमद के लिए हमें क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हिंद आर्याई जो है वो कैसे हिंदुस्तान में आए, या फिर वो जो है वो हिंदुस्तान के किस हिस्से से जो है वो हिंदुस्तान में आए। इसके लिए लोगों में क्या है, अलग अलग इख्तलाफ है, अलग अलग क्या है, लोगों ने अलग अलग नज़रिए पेश की। मैप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो उसे नोट करते रहिएगा। तो इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ जहाँ मैं आपको ग्रीन से कर रहा हूँ, इसे कहते हैं क्या? मध्य एशिया। क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, तो ये होता है मध्य एशिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वुस्ता एशिया के नाम से भी जानते हैं। वुस्ता एशिया ऑप्शन में आ जाए तो लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इसे कहते हैं सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हिंद जो है वो इस रास्ते से कहाँ आए थे? हिंदुस्तान में आए थे। हालांकि इस पर जो है वो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, 2-3 थ्योरीज़ हैं, वो उससे जो है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़े एक मुहक्किक हुए हैं जिन्होंने रिसर्च की है, जिनका नाम है स्मिथ, और स्मिथ के अलावा जो है वो मजूमदार। ठीक है, और मजूमदार के अलावा जो है वो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का भी नाम जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये तहकीकी निगार है और इन्होंने जो है वो अपना अपना नज़रिया पेश किया है, और इससे अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर इन्हीं का नाम आता है, तो यहीं से रिलेटेड हम लोग पूछ लेते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो आर्य आए वो इसी रास्ते से जो है वो हिंदुस्तान में आए। कौन आए? आर्य। आर्य का मतलब होता है, यानी कि इसके जो मायने निकल के आते हैं वो आते हैं सर्वश्रेष्ठ के। किसके? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे आला या सबसे ऊंचा, जो है वो उसका मतलब होता है आर्य। आर्य जो है वो रहन सहन में, खान पीन में, सेहत में, अक्ल में, शक्ल में, यानी कि क्या थे? अव्वल थे। अव्वल का मतलब होता है सबसे आला थे, इसलिए आर्य का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। और यहीं पर ये जो है वो मध्य एशिया से आए, और यहीं पर जाके इन्होंने क्या की? फिर जंग की। क्या की? जंग, यानी कि इन्होंने क्या की? लड़ाई की। अब लड़ाई किससे की? तो आर्य के ही अपोजिट थे अनार्य। ठीक है, जो शक्ल में भी अच्छे नहीं थे, काले थे, और सूरत भी अच्छी नहीं थी, और कमज़ोर भी थे, और उनको जो है वो अलग अलग चीज़ों में क्या थी?
सहूलियत नहीं थी और उसमें जो माहिर नहीं थे, यानी कि कह सकते हैं ये आर्यों से क्या थे, 19 थे। तो इन्हीं के बीच में जो है वो आर्य और अनार्यों के बीच में क्या हुई, जंग हुई, जिसमें आर्य जीत गए और अनार्य जो है वो हार गए, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग इस थ्योरी पर जो है वो बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो इसी मुल्क के क्या थे, बाशिंदे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश का पुराना नाम आप लोग जानते हैं क्या है, आर्यव्रत भी जो है वो पुराना नाम है, ये आर्यभट्ट भी हमारे देश का जो है वो पुराना नाम है, ये आपको पता होगा। ठीक है, जम्बुद्दीन भी हमारे देश का पुराना नाम है। जीएस और जीके आप लोग जो है वो इसी तरीके से पक्की करेंगे, डेली एक एक या दो दो क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है वो अच्छा जीके हो जाएगा। तो ये दो बातें हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर एक जगह है, कहाँ पर, यहाँ इस तरफ, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं तिब्बत के नाम से। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य तिब्बत के रहने वाले थे और वो हिंदुस्तान में उनको शरण दी गई और वो फिर यहीं पर आकर जो है वो बस गए। जैसे आप लोग जानते हैं तिब्बत के एक महागुरु हैं दलाई लामा, तो उसी तरीके से जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। तो स्मिथ, मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग जो है वो मध्य एशिया से ही जो है वो आर्यों की आमद मानते हैं। और ये जो आर्यों की आमद का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 1500 कबले मसीह, और यहीं से जो है वो हमारी शुरू होती है क्या, वैदिक सभ्यता। क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो नमूने हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं कहाँ, वेदों में। और वेदों की रचना किसने की है, वेदों की रचना की है आर्यों ने। ठीक है, या हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऋषि व मुनियों ने। तो इसी बात से जो है हमें सबूत मिल जाता है कि 1500 कबले मसीह से ही क्या शुरू होती है, वैदिक सभ्यता शुरू होती है। और यहीं से जो है वो ज़बान का जो है वो क्या शुरू हो जाता है, दौर शुरू होता है। और यहीं से जो है वो उर्दू की भी जो है वो आगाज़ की तारीख का जो है वो दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक नाम और याद रख लीजिएगा, वो है हमारे गैरिसन। ठीक है, ये जो है वो बहुत एक्सपर्ट है और इन्होंने दुनिया की जितने भी ज़बानें हैं उनको कितने द्वार में तकसीम किया है, तो आप लोग बता सकते हैं 8 ख़ानदानों में जो है उसमें तकसीम किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये लीजिएगा 8। ठीक, पूरी दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उनको इन्होंने जो है वो 8 ख़ानदानों में क्या किया है, तकसीम किया है। किसने किया है, गैरिसन ने किया है। और गैरिसन कौन है, बहुत बड़े क्या है, माहिरीन है, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इसमें से जो पहली आती है, जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो है सामी ख़ानदान की। शामी नहीं है, सामी। ठीक है, शामी ख़ानदान। इसके बाद दूसरी है हिंद आर्याई, जो हमारी सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट है, हिंद आर्य। हालांकि इसे हिंद ईरानी के नाम से भी जो जानते हैं, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं अफ्रीका या अफ्रीका की बांतू, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, अफ्रीका की बांतू। सामी हो गई, हिंद आर्याई होगी, अफ्रीका की बांतू। इसके बाद द्राविड़ी। ठीक है, सामी, हिंद आर्याई, अफ्रीका की बांतू और द्राविडी। यहीं से जो है वो एग्ज़ाम में एक सवाल भी आता है कि जो अनार्य थे वो उनकी ज़बान क्या थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इसी मुल्क के बाशिंदे थे, तो उनकी भी ज़बान का यहाँ पे आ जाता है। तो जब हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें इंडिया को 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम होते हुए देखते हैं। एक होता है नॉर्थ इंडिया और एक होता है साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो कौन से ख़ानदान की ज़बान बोलते थे, वो बोलते थे द्राविड़ी। तो इसलिए याद रख लीजिएगा द्राविड़ी। और द्राविड़ी में 3 या 4 ज़बानें जो है वो आती हैं, तमिल, तेलुगु और इसके अलावा कन्नड़ और मलयालम। ये जो है वो किस ख़ानदान की ज़बान हमारे सामने आती हैं, द्राविड़ी की जो है वो सामने आती हैं। इसके बाद मुंडा। ठीक है, ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं, मुंडा की बात जो याद कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। इसके बाद 7वीं देखते हैं अमेरिकी। ठीक है, जिसे हम लोग आज के ज़माने में अमेरिका कहते हैं, उसकी ज़बान को गैरिसन ने क्या किया है, तकसीम किया है अमेरिकी ख़ानदान में। इसके बाद मलयाई, ये जिसे हम लोग मलयालम कहते हैं। तो सामी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। ठीक, एक और रह गई है, कौन सी है, सामी है, हिंद आर्याई है, अफ्रीका की बांतू है, द्राविडी है, मुंडा है, अमेरिकी और मलय, एक होगी चीनी।
ठीक है, क्या है चीनी। तो इस तरह से जो है वो टोटल कितनी हो गई आपकी जो है वो 8 ज़बानें जो है हमारी पूरी दुनिया में जो है वो तकसीम की गई है, जिसमें सामी है, हिंद आर्याई है, अफ्रीकी, बांटू, द्राविडी, चीनी। चीनी को हम लोग हिंद चीनी भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान से लगा हुआ था, तो इसलिए इसे हिंद चीनी भी कहते हैं। मुंडा, अमेरिका और मलाई। तो इसमें जो है वो द्राविडी को याद रख सकते हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के आती है। इसके अलावा सामी में 2 ज़बान याद रख सकते हैं, एक अरबी और दूसरा फ़ारसी। अरबी और फ़ारसी का जो ताल्लुक़ है वो सामी ख़ानदान से, और उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? हिंद आर्याई से। ये एग्ज़ाम में सवाल आता है कि उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, तो आप लोग बता सकते हैं उर्दू का ताल्लुक़ जो है वो हिंद आर्याई ख़ानदान से है। एग्ज़ाम में कई बार आया, तो आप लोग जो है वो इसे भूलिएगा मत, नोट करके जो है वो इसे लिख लीजिएगा। अब यहीं से शुरू होती है हिंद आर्याई की तारीख। हिंद आर्याई की तारीख, ठीक। अब आपको पता चल गया कि हिंद के बारे में कैसे यहाँ पर आया और कैसे जो है वो इसकी तारीख शुरू हुई, और कैसे जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो एक ज़बान को जो है वो क्या होता है, दौर शुरू होता है। अब जब आर्य आए तो वो अपने साथ, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ज़बान लेकर आए। तो जब आर्य हिंदुस्तान में आए तो वो अपने साथ ज़बान लेकर आए, संस्कृत, ठीक। कौन से? संस्कृत। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे, तो इसलिए माना भी जाता है कि ये जो हिंद आर्याई हैं इनकी ज़बान क्या थी? संस्कृत थी। और यही जो है वो हमारी हिंद आर्याई की क्या मानी जाती है? पहली ज़बान जो है वो मानी जाती है। लेकिन इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए माहिरीन ने हिंद आर्याई को जो है वो 3 इदवार में क्या किया है? तकसीम किया है। क्योंकि यहाँ से भी सवाल आता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इतिहास को समझने के लिए हमें उसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ठीक उसी तरीके से हिंद आर्याई की तारीख को समझने के लिए हमें उसे 3 भागों में या 3 इदवार में जो है वो तकसीम किया गया, जिसमें पहला आता है हमारे पास कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई। इसके बाद आता है अहद वुस्ता। इसके बाद आता है जदीद हिंद आर्याई, ठीक। ये 3 दौर जो आते हैं, कदीम हिंद आर्याई, अहद वुस्ता और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो शुरू होता है 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, कबल मसीह तक। यहीं पर अहद वुस्ता का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो शुरू होता है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक, ठीक। और इसके बाद जो जदीद हिंद आर्याई का दौर शुरू होता है वो शुरू होता है 1000 से लेके ताहाल तक। यानी कि जब आप ये क्लास देख रहे हैं लाइव है तो अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इस तरीके से जो है वो इसके टाइम को जो है वो बांटा गया है। अब इसमें जो हमारा पहला दौर शुरू होता है वो शुरू होता है कदीम हिंद आर्याई, ठीक। अभी तक हमने हिंद आर्याई पढ़ी थी, इसके बाद हम लोग आ गए हैं कदीम हिंद आर्याई के बारे में बात करते हैं। कदीम हिंद आर्याई, ये जो कदीम हिंद आर्याई है, कदीम का मतलब होता है पुराना और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान, ठीक है। और आर्याई आपको पता है, जो मैंने अभी बताया, ये एक कौम थी और उसी के नाम पे जो है वो इसका नाम पड़ा हिंद आर्याई, ठीक। हिंद आर्याई अब कैसे वो आई वो आप लोग जो है वो जान सकते हैं। कदीम का मतलब पुराना, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, और आर्याई जो है वो एक कौम की वजह से जो है इसका नाम हिंद आर्याई दौर पड़ा। हिंद आर्याई को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। ये भी याद रख लीजिएगा। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकी संस्कृत, ठीक है, क्लासिकी संस्कृत। इनका टाइम पीरियड, वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड 1500 से लेके 1000 कबल मसीह तक है, 1500, और क्लासिकी का जो है वो 1000 से लेके 1500 कबल मसीह तक है। ये टाइम पीरियड आप लोग जो है वो दोनों याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आना लाजमी है और आता भी है। ईयर का तो ज़रूर से ज़रूर आएगा,
चाहे वो कदीम कहा जाए, चाहे वो हिंद आर्य कहा जाए, अहद वस्ता कहा जाए या किसी और कहा जाए, आएगा ज़रूर। तो ये हिंद आर्याई का जो दौर है, पूरा जो दौर होता है वो 1500 से शुरू होकर 500 कबल मसीह तक जाता है। उसको आगे चल के 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। ठीक, अब क्यों बांटा गया क्लासिकी संस्कृत और वैदिक संस्कृत में, इसके लिए भी जो है हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हमारे पास वैदिक संस्कृत। ठीक, जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है, इसमें बात की जा रही है वेद की। और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में जो पहली सभ्यता मानी जाती है वो वैदिक सभ्यता मानी जाती है। तो इसीलिए हम लोग उर्दू की तारीख पढ़ते हैं या अपने मुल्क का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो हमें सबसे पहले जो है वैदिक सभ्यता को ही क्या होता है, पढ़ना होता है, क्योंकि यहीं से जो है वो क्या होता है, हिंदुस्तान की सभ्यता का आगाज़ होता है। और उससे पहले भी सभ्यता, लेकिन उसके बारे में हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो इसलिए जो प्रमाण है उसी की हम लोग बात करते हैं। तो वैदिक संस्कृत के जो नमूने हैं वो हमें वेदों में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग पूछें वेदों की तादाद कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं वेद कितने हैं, 4 हैं, जिसमें से पहला आता है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो है वो 4 वेद होते हैं। और यहीं से सबसे पहला सवाल आता है कि इनमें से सबसे कदीम कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एग्जाम में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा सबसे कदीम वेद है। कदीम वेद का मतलब होता है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जाहिर सी बात है आंसर आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। लेकिन यही एग्जाम में थोड़ा सा और चालाक है, वो पूछता है सबसे नया वेद कौन सा है। तो आप लोग बता सकते हैं सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो ये भी आप लोग जो है वो एग्जाम के हवाले से याद रख सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला है और अथर्ववेद जो है वो सबसे नया यानी कि जदीद है। इसके अलावा यहाँ से एक सवाल और आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो नस्र में भी है और उसके अलावा जो है वो प्रोज में भी है, यानी कि नस्र में भी है और शायरी में भी है। ये है नज़्म और नस्र दोनों में है। तो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो ऐसा वेद है जिसमें नस्र में भी बात की गई है और उसके अलावा जो है वो नज़्म में भी बात की गई है। इसी के अलावा पूछा जाता है कि संगीत का जनक किसको माना जाता है, द फादर ऑफ म्यूजिक। किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन सी, यानी कि साम वेद को जो है वो संगीत का जनक जो है वो माना जाता है, ऑप्शन सी। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ की बात की गई है। आपने देखा होगा पूजा हो, हवन हो, गृह प्रवेश हो, जितने भी कर्मकांड हैं उनका जो जिक्र है वो किस में मिलता है, वो मिलता है यजुर्वेद में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो आप लोग बता सकते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 जो है वो क्या है, मंडल है। इसके अलावा इसमें कितने सूक्त हैं, तो 10,248 के आसपास क्या है इसमें सूक्त हैं। ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र आपने पढ़ा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो इस तरीके से होता है, हालांकि और बेहतर तरीके से हो सकता है, जो एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, कोई गलती हो गई हो तो खता माफ़ी पहले ही। ठीक, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण भी किस में मिलता है, ऋग्वेद में जो है वो देखने को मिलता है। यहीं पर एक सवाल और आता है ऋग्वेद के हवाले से ही जीके में, कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो है वो किस नदी का जो है वो जिक्र किया गया है, यानी कि दरिया का। तो आप लोग बता सकते हैं आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी का जो है वो सबसे ज़्यादा जिक्र किस में किया गया है, ऋग्वेद में जो है वो किया गया है। और गायत्री मंत्र का भी उल्लेख उसी में जो है वो मिलता है। ठीक, इससे सवाल और कुछ, हाँ, इनके एग्जाम में सवाल आते हैं कि इनके उपनिषद का नाम क्या क्या है। ठीक है, या उपवेद भी आप लोग कह सकते हैं। उनके नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, उसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबके जो है वो अपने अपने क्या हैं, उपवेद हैं। ठीक, चलिए इसके बाद तो इसीलिए वैदिक संस्कृत
में ये सारी चीज़ें आती हैं, और यहीं पर हमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो है वो जिक्र मिलता है, इसलिए हम इसे वैदिक संस्कृत मानते हैं। और इनकी ज़बान क्या है? इनकी सबकी ज़बान क्या है? संस्कृत है। ये भी आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। और इसी दौर में 2 किताबें और हैं जो संस्कृत के हवाले से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली है अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, और दूसरी है महाभाष्य, महाभाष्य। तो अष्टाध्याय और महाभाष्य, अष्टाध्याय के जो लेखक हैं और महाभाष्य के जो लेखक हैं, यहाँ से भी जो है सवाल आता है। अष्टाध्याय के वो है पाणिनि, और इसके अलावा महाभाष्य के कौन है? पातंजलि या पतंजलि, पातंजलि। ठीक है, यह हम लोग कह सकते हैं पतंजलि, पतंजलि। तो ये इनकी किताब है महाभाष्य, और इसके अलावा अष्टाध्याय जो है वो पाणिनि की है। ये 2 किताबें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं जिनका ताल्लुक किससे है? संस्कृत ज़बान से है। और संस्कृत ज़बान के साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये किस लिए मशहूर है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अष्टाध्याय के बानी कौन है? पाणिनि है, और महाभाष्य के पातंजलि या पतंजलि है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अष्टाध्याय। और ये कितने बाब पर मुश्तमिल है? तो आप लोग बता सकते हैं, ये 8 अबवाब पर क्या है? मुश्तमिल है, पर मबनी है। ठीक है, 8 अबवाब पर ये क्या है? मबनी है, अष्टाध्याय। इसीलिए इसका नाम है अष्टाध्याय, यानी कि 8 चैप्टर। और 8 चैप्टर किसकी बात करते हैं? 8 चैप्टर बात करते हैं संस्कृत की कवायद की। ठीक है, ये संस्कृत ज़बान की पहली व्याकरण है, या हम लोग कह सकते हैं संस्कृत की जो पहली कवायद की किताब मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी? अष्टाध्याय। तो इसलिए आप लोग जो है वो इस हवाले से भी जो है वो याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है यहाँ से सवाल आता ही आता है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? पाणिनि। और महाभाष्य जो है वो पतंजलि। ये भी किस हवाले से बात की करती है? ये भी जो है वो संस्कृत के हवाले से बात करती है, और इसी में जो है वो सारी बात क्या है? की गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी वैदिक सभ्यता में ही बताते हैं, और वैदिक सभ्यता में कदीम हिंद आर्याई का ही क्या है? पार्ट है। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है हमारा क्लासिकी संस्कृत। क्लासिकी संस्कृत, इसका टाइम पीरियड आप लोग लिख सकते हैं 1000 कब्र मसीह से लेके 500 कब्र मसीह तक। ठीक, क्लासिकी संस्कृत का मतलब होता है जो वैदिक सभ्यता है और वैदिक संस्कृत है उससे थोड़ी सी ये मुख्तलिफ है। पूछा जाता है क्लासिकी संस्कृत के नमूने हमें किस किताब में देखने को मिलते हैं, या क्लासिकी संस्कृत के बारे में हमें कहाँ से जो है वो अच्छी तरीके से पता चलता है। तो वो हमने देखा होगा पहले, जब आप लोगों ने देखा होगा, आप बचपन में आप लोगों ने जो है वो किताब पढ़ी होगी। बचपन में स्कूल में भी जो है वो हमें ये जो है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? पढ़ाई जाती हैं, और वहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये जो क्लासिकी संस्कृत ज़बान है या जो क्लासिकी संस्कृत के नमूने हैं हमें 2 किताबों में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहली होती है हमारी किताब जो होती है वो होती है रामायण। ठीक है, और दूसरी किताब जो होती है वो होती है महाभारत। महाभारत, तो रामायण और महाभारत दोनों ही क्या है? क्लासिकी संस्कृत के क्या है? नमूने हैं। हाँ, दोनों ही क्या है? संस्कृत के नमूने हैं क्लासिकी। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, और उसके साथ साथ जो है वो रावण, राजा दशरथ, कैकेयी और भरत, बहुत सारे लोगों की बात की गई है। और उसमें जो है वो एक जंग दिखाई गई है, और उस जंग में जो है वो रावण और उसके अलावा जो है वो भगवान राम और सीता के अपहरण यानी कि अगवा कर ले जाने की जो है वो उसमें एक कहानी है, और उसी कहानी को जो है वो इस किताब में जो है वो लिखा है। और इसके राइटर कौन है? रामायण के आप लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जो क्या है? इसके राइटर हैं। ठीक है, रामायण के। इसके अलावा महाभारत के महर्षि वेद व्यास। इन दोनों के राइटर भी नाम याद रख लीजिएगा, रामायण और महाभारत। रामायण में आपको पता रावण का जो हरण करके ले जाना है, और उसमें जो है वो सारी बातें आप लोग जानते हैं, बचपन से हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। अब फिल्मों में भी जो है ये धीरे धीरे लोग इससे जो है वो रूबरू हो रहे हैं। इसके अलावा महाभारत
इसमें आप लोग जानते हैं कौरवों और कौरवों के साथ साथ पांडव या पांडवों की क्या की गई है जंग के बारे में बयान किया गया है, और इसी को जो है वो महाभारत कहते हैं, जिसमें आपने एक बहुत अच्छा प्रवचन या कह सकते हैं एक अच्छी गुफ्तगू सुनी होगी भगवान श्री कृष्ण में और अर्जुन में, जब जंग होती है जिसमें भीष्म पितामह भी होते हैं और दुर्योधन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने जो है वो सम्मान के लिए जो है वो ये लड़ाई लड़ते हैं, और फिर उसी को जो है वो महर्षि वेद व्यास ने क्या किया, कलमबंद किया और उसका नाम रखा है महाभारत। और इसमें जो हमें क्लासिकी संस्कृत के जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, नमूने जो है वो देखने को मिलते हैं, और यहीं से जो है वो एग्जाम में सवाल भी आता है। और ये दोनों क्या हैं, क्लासिकी संस्कृत के क्या हैं, नमूने हैं। और ये बात होती है कहाँ पर, 500 कबले मसीह तक जो है वो ये किताबें क्या की गई हैं, इनकी रचना की गई है। और जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है, एक नया टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, और वो उस दौर को हम लोग कहते हैं क्या, अहद वस्ता। अहद वस्ता हिंद आर्य है, ठीक। और इस दौर में जो है वो दो लोगों की वजह से जो है वो ये दौर शुरू होता है। एक होता है भगवान गौतम बुद्ध और एक होते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, क्योंकि इन दोनों का आगमन भी कब होता है, इसी दौर में शुरू होता है, और ये एक नई जबान को फरोग देते हैं जिसका नाम होता है प्राकृत, ठीक। और इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 500 कबले मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक, और इसका जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो होता है 1500 साल, ठीक। और 1500 साल को जो है वो 3 इतवार में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। और ये प्राकृत ज़बान क्यों आती है, क्योंकि जो संस्कृत ज़बान की पहली किताब मानी गई उसूल व तहकीक की, या कह सकते हैं कायदे कानून की, वो मानी गई अष्टाध्यायी। और उसमें जो है वो ये बात पाबंदी लगा दी गई कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो निम्न लोग हैं, वो जो है वो इस ज़बान को नहीं बोलेंगे, और ना ही जो रामायण है, महाभारत है, उसका जो है वो पाठ करेंगे। इसलिए एक नई ज़बान उरूज में, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत, जिसका मतलब होता है खुदा की ज़बान या कुदरत की ज़बान, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल या प्राकृतिक ज़बान, और जो प्राकृतिक है उसका मालिक कौन होता है, खुदा, ठीक है। तो इससे आगे की कहानी को हम लोग जो है वो आगे आने वाली क्लास में करेंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। हम लोग आपके इंतज़ार में हैं, आपके फीडबैक के और आपके कमेंट्स के। ये नंबर है, आप लोग इस पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो। तब तक के लिए शुक्रिया।